हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में लोक प्रशासन। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा सिलेबस को, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और फिर उनके आंसर्स को। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका ये पेपर है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें 2 यूनिट 3 यूनिट आ रही है, 4 यूनिट आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी यूनिट्स आएंगी। जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर है आपका ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये आपका मेजर पेपर है। ठीक है, ये मेजर पेपर है। ये DSC 1 का ए या बी, किसी ने ये फर्स्ट में लिया है, किसी ने सेकंड में लिया है। सेमेस्टर 1 का ही पेपर है ये आपका। ये जो बेसिक पेपर है इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिसेंट्रलाइजेशन, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ई गवर्नेंस, स्पेसिफिक सिटीजनशिप एंड सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले जो अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली जो है आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली हम जो बात करेंगे उसमें वो है स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस एवोल्यूशन, जिसमें फर्स्टली हम पढ़ेंगे कॉलोनियल लेगेसी, सेकंड में पढ़ेंगे सिविल सर्विस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। थर्ड इज बेस्ड ऑन PMO, इनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। Fourth one is major initiative in Indian administrative reform. This is the first unit for your syllabus, and the second unit is decentralization and local self government. बेसिकली इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक तो फर्स्ट इज द रूरल एंड अर्बन 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड PRI इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज इज बेस्ड ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। And third unit is very important, is like first is concept of budget and budget cycle in India, and the second one is the type of budget: line budget, performance planning budget, and zero budgeting. Fourth unit is technology and public administration in India, based on e-governance and the journey of e-governance in India. And the second is based on model of e-governance, a case study of digital India mission. This is fourth unit, and fifth unit is social welfare policies. So we have four social welfare policies. First is education, based on right to education, शिक्षा का अधिकार. Second is health. Health means स्वास्थ्य यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन. थर्ड इज फूड यानी कि खाद्य, राइट टू फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा का अधिकार. और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मीन्स मनरेगा यानी कि रोजगार को लेके. एंड द सिक्स्थ यूनिट इज इश्यूज एंड डिबेट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. सो लाइक many issues in Indian administration. First is ethics in Indian administration, integrity and corruption. Second is accountability, RTI means RTI, right to information, Lokpal, citizen charter. C, relationship between the political executive and the permanent executive. And D is generalistic and specialistic. And E, gender sensitivity and gender participation. ये बेसिकली हमारा सिलेबस है जिसमें हमने जिसमें 6 यूनिट है और 6 की 6 यूनिट आने वाली है। फर्स्ट है जो इसको मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ आपको कि ये बेसिकली क्या है। जो सिलेबस मैंने आपको बताया है इंग्लिश में वही मैं अब हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट दोनों ही से है, हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। वैसे मेजर जो है ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी में ही लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जो प्रथम इकाई है, पहली इकाई है, जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट यूनिट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली भारतीय प्रशासन में जो नौकरशाही है और नौकरशाही जो सिविल सेवा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जो यूनिट है, विकेंद्रीकरण में बेसिकली जो है 73वां व 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद जो शहरी और ग्रामीण स्तर पर जो शहरी व ग्रामीण स्तर पर जो विकेंद्रीकरण हुआ था शक्तियों को लेकर, उसके बारे में बताया गया। तीसरी इकाई जो है वो है बजट की अवधारणा और भारत में बजट का चक्र। भारत में किस प्रकार से बजट का चक्र होता है, इसमें
जो है किस प्रकार से बजट बनाया जाता है। और उसमें दूसरा है कि बजट के प्रकार, 3 प्रकार के बजट होते हैं। पहला है लाइन बजट, फिर प्रदर्शन योजना बजट, फिर शून्य बजट। और तीसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है हर बार के लिए, वो हो जाता है बजट वित्त मंत्रालय की भूमिका। जो वित्त मंत्री होता है या वित्त मंत्रालय होता है, उसकी क्या भूमिका रहती है बजट बनाने के अंदर। चौथी इकाई के अंदर भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन, जिसके अंदर हम बेसिकली ई गवर्नेंस को पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस में हम, और फिर जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसको भी। इसके बाद है पांचवी है वो सामाजिक कल्याण को लेकर है, जिसमें हम शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेके, ये रोजगार को लेके, खाद्य सुरक्षा को लेके इसमें बताया गया है। छठी यूनिट जो है, आखिरी यूनिट है इसकी, वो है भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद। तो कुछ समस्याएं हैं जैसे करप्शन का इशू हो गया, या फिर लैंगिक यानी कि एकता का इशू हो गया, या फिर जो है अकाउंटेबिलिटी का इशू हो गया। इस तरीके के जो है हम इशू बेसिकली इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो ये टोटली जो है हमारा सिलेबस हुआ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है भारत में लोक प्रशासन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि आपका मेजर पेपर 1 है, DSC 1 A और B, जिसका कोड है 2322201101। ये सिर्फ SOL के लिए नहीं, बल्कि ये BA प्रोग्राम, DU, SOL और NC वेब तीनों के लिए, ये BA प्रोग्राम में जिनके पास भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आंसर भी मैं बताऊंगा आपको कि आपको आंसर कहाँ से देखने हैं, कहाँ से करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये 90 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, और ये 3 आवर इसमें टाइमिंग रहेगी। ठीक है। और उससे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। तो उसमें बेसिकली आपको ये है, जो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये 4 की जगह 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 की जगह 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे उसके ऊपर टॉप पे क्वेश्चन पेपर पे रोल नंबर लिखा होता है। तो आपको जस्ट रोल नंबर लिख देना है ऊपर, अपना जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है। कॉलेज रोल नंबर नहीं, इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखा जाता है। इसके बाद है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अभी तक तो यही है कि 5 क्वेश्चन आपको मेन पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन के, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है, सभी प्रश्न जो है सेम मार्क्स होंगे। अगर मान लो 90 मार्क्स का 5 करना है, तो शायद 18 नंबर जो है आपका एक प्रश्न का उत्तर, ये मार्क्स होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, कि उनको हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। बेसिकली वो गलती करते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश जिनको दोनों आती है, लेकिन जो सिर्फ हिंदी में लिखते हैं, जो या सिर्फ जो इंग्लिश में लिखते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। होता क्या है कि जैसे कि आपने इंग्लिश मीडियम लिया है, लेकिन आपका उस टाइम पर आंसर नहीं आ रहा है इंग्लिश में लिखने का, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप शुरुआत से हिंदी में लिखें। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हिंदी में पेपर लिख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में देना है, हिंदी में ही देना होगा। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो पूरा पूरा इंग्लिश में देना होगा, हिंदी में दे रहे हैं तो पूरा पूरा हिंदी में देना होगा। ये नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिए, 2 क्वेश्चन हिंदी में कर दिए, ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसमें सीधा लिखा होता है आंसर में बी रिटन आइदर इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। यानी कि एक ही माध्यम का इस्तेमाल आपको करना है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आने वाला है, जिसके चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं, वो है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लेगेसी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विस इन इंडिया। यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जो है सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासत के तत्व की चर्चा कीजिए। ये एक प्रश्न तो ये इस तरीके से आ सकता है। दूसरा, इसी में एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है एलिमेंट्स की जगह पर, इम्पैक्ट। ठीक है। तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस इन इंडिया। दोनों क्वेश्चन में सेम ही आंसर आपको लिखना होता है। इसमें आपको एलिमेंट्स में भी आपको इम्पैक्ट बताने ही होंगे, और इम्पैक्ट्स में भी आपको एलिमेंट्स बताने ही होंगे। ठीक है। तो ये है कि भारत की आज़ादी के बाद या भारत में स्वतंत्रोत्तर सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासतों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न आप जो है बिल्कुल 100% करके जाए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और इस बार भी आने की पूरी पूरी चांसेस है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है एलिबरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द सिविल सर्विस इन इंडिया। इसी को ही एक तरीके से और पूछ लिया जाता है कि एग्जामिन द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक पर्सन इन इंडिया। देखिए, इस वाले में भी जो है भारत में जो सिविल सेवाएं संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को, इनकी सेवा के लिए क्या क्या प्रावधान है,
या फिर सेवाओं के नियुक्ति के परीक्षण या प्रक्रिया में क्या किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम ही है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एलिब्रेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, या ये पूछा जाता है एग्जामिनिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रोसेस ऑफ पब्लिक पर्सनल इन इंडिया, तो दोनों में ही आपको लगभग थोड़ा बहुत आंसर चेंज होता है, लेकिन दोनों का ही आपको सेम करना है कि भारत में सिविल सेवकों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रशिक्षण में प्रक्रिया में का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए। ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन आपको फर्स्ट वाले के अंदर जो है पब्लिक जो कॉलोनियल लेगेसी है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो आपको करके जाना है। और एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सिविल सेवा का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या भारत के अंदर, उसको बताना है, उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एग्जामिंग द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि पीआरआईज विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये सेकंड यूनिट से क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट में डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो यूनिट है उससे है। या यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द फीचर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज विद स्पेशल रेफरेंस फॉर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की प्रक्रिया का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए, या फिर 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष संदर्भ में पंचायती राज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर क्या कमियां हैं इसका वर्णन कीजिए। क्योंकि इसमें पूरा, क्योंकि ये 18 नंबर का प्रश्न है आपका, तो आपको इसमें जो है सिर्फ विशेषता ही नहीं लिखनी, इसमें आपको पूरा बताना है कि 73rd अमेंडमेंट क्या है, 74th अमेंडमेंट क्या है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है। तो आपको इस तरीके से ही पूरा आंसर करना होता है। फिर इसकी विशेषताएं बतानी, क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी एक क्वेश्चन 100% आता ही है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाला जो दो क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन को लगभग सेम आंसर है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, आप कर लेना इस क्वेश्चन को। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है राइट एन एसे ऑफ द मेजर इनिशिएटिव टेक ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, या फिर ये गिव द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अडॉप्ट इन इंडिया। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस दोनों का जो टेक्सचर है वो अलग कर दिया गया कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए पहलुओं पर निबंध लिखिए, या फिर भारत में अपनाए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधारों की संक्षिप्त में रूपरेखा दीजिए। ठीक है, दोनों ही सेम है। ठीक है, आपको जो उसमें आंसर लिखना वो इसमें लिखना होगा। पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव बताएंगे, फिर क्या क्या रिफॉर्म हुए बताएंगे, इसी में भी आउटलाइन बतानी है आपको, और फिर उसके बाद जो है आप रिफॉर्म की बात करेंगे। और भारत ने कौन से अडॉप्ट किया, जाहिर सी बात है जो हमने अडॉप्ट किया वही हमने रिफॉर्म किए ना। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है सेम है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। और ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आता है रिफॉर्म को लेकर। इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है इसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वो भी आपको इसके अंदर लिखना होता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जामिनिंग द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग प्रोसेस, या बजट मेकिंग इन इंडिया। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, एग्जामिनिंग द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द प्रोसेस बजटिंग या प्रोसेस ऑफ बजटिंग मेकिंग इन इंडिया। बहुत सेम, ठीक है। यानी कि आपको इसके अंदर भी जो है भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का वर्णन करना है, या भारत में बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें उसमें वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इसको लेकर। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन 1 आ जाता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजटिंग किस तरह बनाती है, या फिर क्या प्रोसेसिंग है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ये जरूर देख ले कि क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, लेकिन आपने अगर बजट के ऊपर या फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर बजट का क्या रोल है ये पढ़ रखा है, तो आप उसमें वही आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है घूम सकता है, थोड़ा बहुत जो है कुछ चीजें जो शुरुआत में वो पीछे आ सकती हैं, जो पीछे वो आगे आ सकती हैं। इसके बाद
बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द परमानेंट एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आपको जो स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका है के बीच में अंतर बताना है कि स्थायी और कार्यपालिका यानी कि जो राजनीतिक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट। यानी कि ई गवर्नेंस की जो अवधारणा है इसको बताना है, इसके जो प्रमुख लाभ है या इसके जो लाभ है उनको संक्षेप में विवरण करना है उनका। उसके बाद इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि हाउ डज ई गवर्नेंस फैसिलिटी इज इंटरफेस बिटवीन द सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिब्रेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो इसमें ई गवर्नेंस जो है नागरिकों और प्रशासन के बीच जो इंटरफेस को कैसे सुगम बनाता है। तो बात वही है कि इसमें भी आपको जो है ई गवर्नेंस की अवधारणा को, ई गवर्नेंस क्या है इसको लिखना है, उसके बाद इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस लाभ है, क्योंकि लाभ ही इसका ये है कि ये जो है प्रशासन और इंटरफेस, प्रशासन के और जो गवर्नेंस और नागरिकों के बीच में जो एक इंटरफेस तैयार करता है उसको कैसे सुगम बनाता है, इस चीज को इसमें बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। तो भारत में जो इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन है उसके ऊपर निबंध लिखना आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन कर ले, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, ये क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस रहते हैं। इसी के साथ जो है राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है उसके ऊपर भी आ सकता है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। इसके बाद जो है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें ब्रीफली डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस फॉर द जेंडर डायलमा। ठीक है, यानी कि लैंगिक दुविधाओं के संदर्भ में प्रशासन में नारीवादी दृष्टिकोण को संक्षेप में जो है चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इथिक्स से रिलेटेड है। इथिक्स जो है राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इथिक्स इन इंडिया, इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन या इथिक्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप आराम से कर सकते हैं कि प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर या उसके परिणाम पर, प्रभाव पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। जो 10 क्वेश्चन मैंने बताया लगभग इसी तरीके से आएंगे। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट आता है, इसलिए शॉर्ट नोट का मैंने अलग से बना दिया। हालांकि अगर आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया वो लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए उसी में से आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी शायद उसी में से आ जाएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 करने होंगे। मैंने भी यहाँ पर 11 क्वेश्चन बताए हैं, इन 11 के 11 में से लगभग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जो शॉर्ट नोट होते हैं वो कोई 2 करने होते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं आपके पास, 4 में से 2 करने होते हैं। 2 जैसे कि इसमें राइट टू फूड आ जाएगा, इनकी खाद्य सुरक्षा का अधिकार, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इनकी कैबिनेट सचिवालय क्या है, जीरो बजटिंग आ जाएगा, शून्य आधारित बजट क्या है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मनरेगा पॉलिसी है, मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नगर की योजना क्या है। फिर इसके बाद है हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो मिशन है इसके बारे में आ सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स है, अगर आप शॉर्ट नोट्स करना भी ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप 5 क्वेश्चन करने होते हैं शुरुआत के। अगर आपने सब क्वेश्चन कर लिए तो आपको जरूरत ही नहीं शॉर्ट नोट्स की। और शॉर्ट नोट्स आप उस टाइम भी कर सकते हैं, लाइक आपका 4 क्वेश्चन हो गए, लास्ट में आपको सिर्फ 15-20 मिनट मिली है, तो आप जल्दी सी 7-7, 8-8 मिनट के अंदर जल्दी सी ये क्वेश्चन का आंसर दे दें। आंसर देने से पहले एक चीज बहुत ध्यान से सुन लेना है, ध्यान दे लेना है कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का अगर होने वाला है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप टाइम मैनेज करके लिखे। ये ना करें कि एक को फर्स्ट क्वेश्चन करते करते आपने 10 पेज भर दिए हैं, ठीक है, और उसमें जो है आपको टाइम लग गया 1 घंटा, लेकिन अब 2 घंटे आपके पास बचे हैं और आपने 2 घंटे बचे हैं और आपको क्वेश्चन करने 4, ठीक है, समझ रहे? तो फिर इसमें क्या है ना, आप बहुत कम टाइम दे पाएंगे। तो पूरे एग्जाम को इस तरीके से सेटअप करना है कि आप जो है टाइमिंग बहुत सेटअप करें, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लाना मैनेजमेंट है, एक तरीके से पूरा मैनेजमेंट है। अब पूरा मैनेजमेंट अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब टाइम को अकॉर्डिंग कर ले, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं बताने वाला हूं इनके आंसर्स को। ये जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन के लिए। तो ये जो सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बुक है, एसओएल की बुक है। ये बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दी हुई है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे जो
डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जिस चैनल पे मैंने ये दोनों के दोनों पीडीएफ डाले हुए हैं नोट्स के, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त संस्था के द्वारा इसको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। ये बहुत बेस्ट है, आपको किसी भी और नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए, ये भी आपके लिए इनफ है, बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें मैं जैसे कि आपको एक आंसर करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि आपको किस तरीके से इसको करना है। तो ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको करके बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है। तो ये जो भारत में प्रशासन वाला प्रश्न है, उसका उत्तर के रिगार्डिंग जो आपको करना है, तो सबसे पहले आप, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान से सुन ले। पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस एंड कॉलोनियल लेगेसी, सिविल सर्विस इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, पीएमओ, कैबिनेट एंड मेजर इंस्टीट्यूट्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉलोनियल लेगेसी की, ठीक है, सिविल सर्विसेज फ्रेमवर्क की। तो सिविल सेवकों की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, तो इसमें जो बेसिकली आपको करना क्या है, तो जैसे कि आप ये जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना सबसे पहले या फिर परिचय सबसे पहले लिख देना है। इसके अंदर आपको बताना है कि भारत जो है जैसे स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्र होने से पहले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसके में बता देना है कि द जर्नी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंस एंड न्यू डिसिप्लिन goes back almost a century. ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द थीम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया गेट बैक टू 1973 when the diploma in public administration and course with started the department of the public political साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देना है कि किस किस तरीके से होता है कि भारत के अंदर ये शुरुआत हुआ था 1937 के अंदर एक डिपार्टमेंट के जरिए, फिर 1943 के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय, फिर 1950 के अंदर नागपुर, 1954 में नई दिल्ली में लोक प्रशासन IIPA यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको बेसिकली जो है सिविल सेवकों की संरचना, जो प्रथम प्रश्न है उसका जो उत्तर है उसका ये स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज में आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सिविल सेवकों की संरचना 3 श्रेणियों में विभक्त थी। तो सिविल सर्वेंट है डिवाइडेड इन द 3 कैटेगरी: मिलिट्री, नेवल सर्विस एंड कमर्शियल अफेयर, सैनिक सेवा, नौसेना सेवाएं एवं वाणिज्य सेवाएं। तो इन तीनों सेवाओं के बारे में आपको बता देना है कि जो लोग वाणिज्य गतिविधियों या मामलों में शामिल थे, उन शामिल सिविल सेवकों व सैन्य सेवकों के सेवाओं को कार्य लोगों से अलग रूप से देखा जाता था। ठीक है, तो आपको ये जिस तरीके से ये पूरा मैंने बताया हुआ है, इसमें आपको इसी तरीके से आंसर दे देना है। ठीक है, जो कॉर्नवालिस के समय के दौरान नई सिविल सेवकों के जो अधिकार जिम्मेदारी दी गई थी, और सेवकों के जो सिविल सेवक के 2 श्रेणी में विभक्त किया गया था। जो फर्स्ट श्रेणी थी उसमें अनुबंधित थे और एक संबंधित। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ये जो है बता देना है कि किस प्रकार से कार्य करते थे। ठीक है, इसमें आपको फिर उसके बाद है औपनिवेशिक विरासत यानी कि कॉलोनियल लेगेसी। फिर आपको कॉलोनियल लेगेसी के बारे में बता देना है। ठीक है, ये आपका थर्ड टॉपिक हो जाएगा उसी आंसर का। कॉलोनियल लेगेसी के अंदर क्या किस किस तरीके से वर्क किया करते थे। फिर इस कॉलोनियल लेगेसी के अंदर ही एक पार्ट हो जाएगा संवैधानिक ढांचे में सिविल सेवकों की नियुक्ति। इस तरीके से आपको प्रश्न पहले का आंसर इस तरीके से आपको दे देना है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रमोशन, क्योंकि ये फर्स्ट वाले का ही आंसर है जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में 2 बताए, फर्स्ट एंड और वाला। ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन बोथ सेंट्रल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्रेजेंट टाइम ऑल इंडिया सर्विसेज कैटेगराइज इनटू द 3 लेवल। फर्स्ट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड इज इंडियन पुलिस सर्विस, थर्ड इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ठीक है, जो कि आर्टिकल 309, 3010, 3011, 3012, 13, 23, 335 इनमें आपको ये बता देना है कि क्या स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो आर्टिकल है 310, 313, 311, 312, 312 में ही 323, 335, ये फिर 320,
ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको बता देना है, आर्टिकल 312, 323 एंड 320. 320 is UPSC Union Public Service Commission is almost required to be considered on the all matter related to the recruitment and the civil services post in India. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है, प्रमोशन किया जाता है, एंड द थर्ड इज ट्रांसफर. ठीक है, तो इसमें फिर ग्रेडिंग का सिस्टम भी है. तो फिर ये जो है आपको बेसिकली बता देने, जैसे कि ये राज्य के अंदर है, पदोन्नति किस प्रकार की होती है, जो इसके बारे में भी इसमें बताया. सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाद आपको इसके आ जाना, जैसे कि एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर, एडीएम है. तो एसडीएम इज द हाईएस्ट पोस्ट इन आईएएस, इन लाइक आईएएस जब ऑफिस कैडर दिए जाते हैं तो. ठीक है, सॉरी, लोवेस्ट, and the highest is DC, district commissioner. Okay, so SDM, SDO, ADM, ADC and DM district magistrate, फिर DC district commissioner and DM district magistrate and DC district commissioner. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पूरा होता है. फिर इसके बाद जो है आता है डिविजनल कमिश्नर आता है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट आता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ये हो गए आपके आईएएस में. आईपीएस में सेम इसी तरीके से होता है. आईपीएस में आपका सब आता है एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस, एएसपी, फिर एसपी, एसएसपी, फिर डीआईजी, आईजी, फिर एडीजी, फिर डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बता देना है. फिर इसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन दोनों वाला इस तरीके से आपको करना है. इसके बाद आपको सीधा आ जाना है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर मिल जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन वाले चैप्टर में. तो डिसेंट्रलाइजेशन चैप्टर जो है इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जिसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट दिया हुआ है, यानी कि विकेंद्रीकरण. विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जहां पावर का इस्तेमाल जो है एक जगह पर ना होकर दो जगह पर किया जाता हो, छेद किया जाता हो. और ये जो है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत का के जो है जो ये जो ग्रामीण स्तर तक भी जो है शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण हो. तो इंडिया इज द डेमोक्रेटिक नेशन विद रिपब्लिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल एंड कंप्राइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री who are this collectively accountable to the elected house of people or the Lok Sabha. A similar structure for the governance is represented for the state level as well as the throughout constitute form the Union of India. एंड फिर उसी तरीके से आपको इस परिचय के अंदर सेम जो है हिंदी में बता देना है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या, इंट्रोडक्शन क्या है. ठीक है, फिर इसमें आपको बेसिकली बता देना है कि सिंस द अर्लीस्ट ऑफ 1990s इंडिया हैज़ द विटनेस मेजर पॉलिसी इम्प्रोरिटी like economic reform of Panchayati Raj institution and 73rd amendment of the constitution and 74th amendment of the constitution, यानी कि 73 व 74 संविधान संशोधन के बारे में बता देना है. फिर विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द सीम एज अ मेजर इंस्टीट्यूट टू सपोर्ट जो ग्रास लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि जो है विकेंद्रीकरण की विचार को लोकतंत्र के जमीनी स्तर का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख रूप से पहल के लिए लिया गया है. और मूल विचार जो है केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शक्तियों को भाग संबंधित क्षेत्रीय व स्थानीय अधिकारों को हस्तांतरित करना है. तो कहीं ना कहीं पावर हस्तांतरित करने की बात की जाती है, पावर को बांटने की बात की जाती है. विकेंद्रीकरण जो शब्द है उसको 1820 के दशक में लाया गया, जिसमें कि एलेक्स डी टॉकवेल के लेख में देखा जाता है, जो फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत में विकेंद्रीकरण से संबंधित विधि इतिहास की एक ठोस पृष्ठभूमि को प्रदान करता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बता देना है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. एंड ये अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसमें जो है किस तरीके से विकेंद्रीकरण का दिया गया है, जैसे कि इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ थिंकर्स ने जो डिफाइन किया है डिसेंट्रलाइजेशन को, ये भी आपको अवधारणा के अंदर बताना है. कि जैसे कि एल डी वाइट है, एल डी वाइट ने किस क्या
जो है डेफिनेशन दी है, सरकार के नीचे स्तर में उच्च स्तर के प्रशासनिक प्राधिकारों की शक्तियों के हस्तांतरण को विकेंद्रीकरण कहा जाता है और इन्हें विकेंद्रीकरण समाहित होते हैं। यानी कि इन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन टू कॉर्पोरेशन इट्स द टॉप विद दिस रिजल्टिंग डिले, नो सॉरी, एल डी वाइट ने बोला है कि ट्रांसफर द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी फ्रॉम लोअर टू हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड decentralization and covers of decentralization. Okay, centralization and the cover to decentralization. ओके, इसी तरीके से और भी है, जैसे कि अगर हम बात करें ड्वाइट वाल्डो है, फिर इसके बाद फ्रीडमैन है, फिर लुइस एलन है। तो आपको इसी तरीके से 5-6 नाम याद कर लेने हैं और बता देना है क्या है। फिर इसके बाद आपको इसी सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसे आपको बताना है जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण के जो लक्षण है, विकेंद्रीकरण के जो लाभ है, विकेंद्रीकरण की जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो इसमें जो है विद्युत चक्रवर्ती एवं प्रकाश चंद्र के अनुसार जो बताई गई है, आप अगर इनका नाम भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने आंसर में अगर जितना रेफरेंस के थ्रू लिखेंगे ना उतना अच्छा है, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो है आपका ये सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, विकेंद्रीकरण के जो महत्व है इनको बता देना है। इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका हो जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट था प्रोसेस ऑफ द स्टडी ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें हम देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ अप्रोच, द पॉलिटिकल अप्रोच, द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड द ड्यूअल रोल ऑफ अप्रोच, यानी कि सैद्धांतिक जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक दृष्टिकोण है, प्रशासनिक दृष्टिकोण है एवं दोहरे दृष्टिकोण है। इस प्रकार से आप अपना ये वाला आंसर लिख सकते हैं। और भारत में डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि भारत के अंदर जो है भारत में विकेंद्रीकरण, तो डिफरेंस टाइप ऑफ जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो ही गया है। उसके बाद जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता देना है भारत में विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की संकल्पना वर्ष 1957 और 86 में 4 महत्वपूर्ण समितियों द्वारा प्रयासित है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी है, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी है, ठीक है, 1977 टू 1978। उसके बाद है GV राव कमेटी 1985 एंड 1986 में जो है LM सिंधवी समिति। तो ये कमेटीज़ हैं, आप इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपको इस तरीके से देखना है जैसे कि जिला परिषद है, पंचायत समिति है एंड ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देना है, जिसमें कि कुछ सिग्निफिकेंस है। आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243B, आर्टिकल 234D, आर्टिकल 243E। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं EABCDEFGHIJK तक, ठीक है, 234K। तो ये आपको याद कर लेने हैं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में शहरी का अलग है और ग्रामीण का अलग है। ग्रामीण में आपको 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शहरी में 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का, आपको आंसर बजट वाले में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। बजटिंग के बारे में पूछा जाता है या बजटिंग के जो है वित्त मंत्रालय के बारे में पूछा जाता है। तो आपको सीधा क्या करना है कि सबसे पहले परिचय बता देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन बता देना है। इंट्रोडक्शन बताने के बाद आपको इंट्रोडक्शन में फिर मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ बजट्स, तो बजट के बारे में बता देना कुछ। जब हम प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात करें, उनकी भी एक स्पीच है, उसमें बजट के बारे में बताया। फिर अकॉर्डिंग टू जे पॉइस है, उन्होंने भी बताया है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टम है, अकॉर्डिंग टू डिमॉक है। तो इस तरीके से ना सबने अलग अलग बताया। फिर बजट का उद्देश्य क्या होता है, बजट की विशेषताएं क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बजट, ठीक है, इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है भारत में भारत के इतिहास में बजटिंग का क्या इतिहास रहा है, औपनिवेशिक, पूर्व औपनिवेशिक काल, फिर औपनिवेशिक काल, और फिर उसके बाद है औपनिवेशिक यानी कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। इसमें आपको ये पूरा जिस तरीके से मैंने इसमें जो आंसर लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको इस तरीके से ये याद कर लेना है, ठीक है। ये आपका बजटिंग का हो जाएगा। बजट साइकिलिंग, इंडिया में बजट साइकिलिंग किस तरह होती है इसको आपको देख लेना है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी से, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बनता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल है, ठीक है। जो ये है चैप्टर, इसी का चैप्टर बी पार्ट है, इसी चैप्टर का। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री
क्या 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 रोल है, किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसमें प्रोसेसिंग करती है, ये पूरा का पूरा आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। बजट क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ बजटिंग एंड व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू बजट एंड फिर इसमें आपको व्हाट आर द टाइप ऑफ बजट, ठीक है, परफॉर्मेंस बजट होता है, फिर इसके बाद है प्रोग्राम बजट है, फिर एंड देन द परफॉर्मिंग प्लानिंग परफॉर्मिंग बजट है, ठीक है। तो ये आपको बजटिंग साइकिल है, बजटिंग साइकिल को देख लेना है इस तरीके से। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि इसमें रोल ऑफ क्या है, इसका जो पार्ट सी है इसमें बता देना है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरह बजट को प्रोसेस करती है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बता देना आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी आधार पर अगर हम देखें लोक प्रशासन, उसमें डिजिटल भारत है, यानी कि जिसमें हम बात करेंगे ई गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्यों लाया गया, या ई गवर्नेंस किसके लिए लाया गया, ठीक है। सुशासन जिसको हम बोलते हैं, सुशासन से तात्पर्य है कि जब सरकार के साथ साथ सार्वजनिक नीति निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में जो है बाजार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकारें व स्वैच्छिक संगठन, सामुदायिक संगठन, हित समूह, मीडिया आदि की भूमिका निभाते हैं, भूमिका के आदि जो है निभाते हैं। गुड गवर्नेंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द गुड गवर्नेंस व्हेन मार्केट, पब्लिक, सिविल society, local government, volunteer organization, community organization, interest group and media, etc. play a role of government as well as a public policy making, implementation and evolution. In the other word, the network of a relationship between the state, market and the civil society is called good governance. Good governance is the interactive process. Then the government want to impose its will, and but its approval depends on the consensus of this two action, ठीक है। तो इसमें आपको ये बता देना है, गुड गवर्नेंस में सुशासन के अंदर ये सब कुछ होता है, जैसे कि सिटीजन्स ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। ये जो पूरा है आप अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है ये जो है डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सुशासन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और भारत में सुशासन क्या है, फिर उसमें आपको बेसिकली जो है ये बता देना है कि इसमें जो है बजटिंग का इसमें आपको जो है गुड गवर्नेंस इन इंडिया, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या है, ई गवर्नेंस कॉन्सेप्ट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। फिर उसके बाद है जो है डायमेंशन ऑफ ई गवर्नेंस में आपको जो है G2G, G2C, G2B, G2C, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, घटक है, इनको आपको बता देना है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। ये 5-6 हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस एंड द जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बता देना है कुछ ई गवर्नेंस को लेकर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज़ अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. The main objective of which is to enable India is digital form and transform into a knowledge-based economy, as well as to rephase a program linked to the government work, introduce digital service in terms and make information available electronically and make government service accessible to citizens. तो ये चीज़ जो है भारत में जो ये पहल की गई थी, भारत में सूचना तकनीकी क्रांति के लिए एक अग्रणी देश भी माना जाता है, और सरकार ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के अंदर हो गई थी, जिसमें चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित डाटा रखा गया था, ठीक है। इसमें बाद आपको ये सब चीज़ की पिलर्स ऑफ द डिजिटल इंडिया, फिर इसके बाद इसको कंक्लूजन लिख देना है, इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेल्थ वाला है, राइट टू एजुकेशन वाला है, वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप में ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये दोनों बुक देख रहे हैं, दोनों नोट्स देख रहे हैं, इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वहाँ से जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के दोनों के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये आपकी जो वीडियो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की, ये आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।